सो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था एल्काइल हैलाइड्स, एराइल्स के डाउट्स। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। Next chapter will alcohol, ether and phenol. Alcohols, the compounds having functional group OH are called alcohol. Ether, the compounds having structure of the type ROR are ether, while the compounds having OH functional group on the aromatic ring are called phenol. So alcohol, ether and phenol, the alcohols can be considered monoalkyl derivatives of water. वाटर का जब एक H कोई एल्किल ग्रुप से डिस्प्लेस हो जाएगा तो दिस कैन बी कॉल्ड एज monoalkyl derivative of water is alcohol, while the dialkyl derivative of water will be phenol, ether. वाटर का dialkyl derivative and phenol वाटर का aryl derivative. वाटर के aryl derivative they are phenol. So this chapter is the alcohol, ether and phenol. Alcohols का classification. Alcohols can be monohydric alcohol. Alcohols can be monohydric alcohol. हाँ जी. So alcohols का classification. Alcohol can be monohydric alcohol, dihydric alcohol. Alcohols monohydric alcohol हो सकते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो सकते हैं और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो सकते हैं. So CH3CH2OH it is a monohydric alcohol. एक ही OH functional group है. Glycol it is a dihydric alcohol. Polyhydric alcohol they can contain more than 2 OH groups like 1,2,3 propane triol is ग्लिसरॉल. तो अल्कोहल्स को हम क्या कर सकते हैं मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में. बट अल्कोहल्स को इस बेसिस पर कि वो किस टाइप के कार्बन पर OH ग्रुप लगा है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल. सो OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे लगा है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन पर लगा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्शरी कार्बन पर लगा है तो टर्शरी अल्कोहल. ठीक है. प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल. ये अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन इस तरह से किया जा सकता है. अल्कोहल्स के बाद ईथर. ईथर कैन बी सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर. सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर जब दोनों एल्किल सेम हो, दिस इज सिंपल ईथर. तो CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर और C2H5OC2H5 डाइथाइल ईथर. दिस इज सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर. मिक्स्ड जब ये दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट होते हैं और खास तौर से एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक होता है, दिस इज मिक्स्ड ईथर. मिथाइल फिनाइल ईथर. और अनसिमेट्रिकल जब ये दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट रहते हैं, दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर. तो ईथर का क्लासिफिकेशन. एंड दीज आर फिनॉल. फिनॉल और नॉट ओनली दिस कंपाउंड इज फिनॉल, बल्कि ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें किसी एरोमेटिक रिंग पर
OH लगा होता है, ये फिनॉल है, नेप्थॉल, इसका नाम भी फिनॉल है। तो फिनॉल इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग OH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विथ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट फिनॉल, ये मॉलिक्यूल फिनॉल नहीं है। इसमें फंक्शनल ग्रुप OH, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जुड़ा है जो कि एक एल्किल ग्रुप है। तो ये एक एल्कोहल है। एल्कोहल और फिनॉल में वही डिफरेंस होता है जो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में होता है। एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है, जबकि फिनॉल में फंक्शनल ग्रुप OH sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है और उसके साथ में रेजोनेंस में पार्ट ले सकता है। इसलिए अल्कोहल और फिनॉल की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। फिनॉल की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। ठीक है, तो अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। तो पहले हम लोग अल्कोहल पार्ट देखेंगे, द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल्स को एल्केन बनाया जा सकता है बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। एल्केन्स का अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें तो अल्कोहल्स को बनाया जा सकता है। एल्केन्स अपॉन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4 कैन गिव अल्कोहल। हालांकि KMnO4 ज्यादा स्ट्रांग होता तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता। बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, बाय एल्कीन, अल्कोहल्स को एल्कीन से बनाया जा सकता है। एल्कीन से अल्कोहल को बनाने के, एल्कीन से अल्कोहल को बनाने के 3 तरीके होते। अगर हम एल्कीन का हाइड्रेशन कर दें, अगर हम एल्कीन का हाइड्रेशन कर देते हैं, ये आपको एक एल्कीन पर मार्क ऑफ एडिशन विथ रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट देता है। अगर किसी एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं तो ये आपको उस पे अल्कोहल बना के देता है विथ मार्कोनिक ऑफ एडिशन एंड रीअरेंजमेंट। सपोज आपके में ये एक एल्कीन है और इस एल्कीन का हाइड्रेशन आप करते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो एल्कीन पर ये प्रोडक्ट मेजर मिलता है। यहां पर OH लगना चाहिए था या यहां लगना चाहिए था, मगर OH यहां पर लगा है। ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है इस रिएक्शन का, बिकॉज इसमें सबसे पहले H+ आयन आकर कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है ताकि एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन बने, ताकि एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन बने। मगर ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन हाइड्राइड शिफ्ट कर देता है और अपना हाइड्राइड इधर भेज देता है, जिससे कि ये एक टर्शरी कार्बोकैटायन में बदल जाता है। तो स्टेबल होने के लिए एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शरी कार्बोकैटायन में बदल गया, एंड देन ये टर्शरी कार्बोकैटायन पर मीडियम न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके
प्रोडक्ट बना देता है। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ये इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट होगा। तो बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, बाय एल्कीन हाइड्रेशन करने से, अगर इस कार्बोकेटायन पर यहीं पर वाटर अटैक कर गया होता तो आपको OH इस कार्बन पे लगा मिलता। हम उसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट। मगर ये क्या है, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट विथ रीअरेंजमेंट, तो ये मेजर मिलेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि इस एल्कीन पर OH यहां लगे, मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन तो मिले लेकिन रीअरेंजमेंट होकर यहां ना जाए, तो फिर दूसरी रिएक्शन कराई जा सकती है उस एल्कीन पर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराने के लिए एक एल्कीन पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराने के लिए एक एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट से कराते हैं इन एक्वस मीडियम। मर्क्यूरिक एसीटेट से कराते हैं इन एक्वस मीडियम। इससे बिना रीअरेंज हुए मार्कोनिकॉफ वाले कार्बन पे इससे बिना रीअरेंज हुए मार्कोनिकॉफ वाले कार्बन पर OH लग जाता है। ये बिना रीअरेंज हुए OH मार्कोनिकॉफ वाले कार्बन पे लग गया। और फिर जब NaBH4 डालते हैं तो ये H नेगेटिव यहां से Hg को हटा देता है और प्रोडक्ट बनता है मेजर, जिसमें मार्कोनिकॉफ वाले कार्बन पे OH लगा है विदाउट रीअरेंजमेंट, वो यहां नहीं गया है। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि पहली स्टेप में मरकरी इंसर्ट किया गया है OH और Hg, तो ये हाइड्रोबोरेशन, सॉरी दिस इज नॉट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहलाती है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सी हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप और मरकरी, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप है। बाद में NaBH4 से इसको हटा दिया, दिस इज डीमर्क्यूरेशन स्टेप। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से एक एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट कराया जा सकता है। इन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होता है? मीडियम से जो Hg2+ आयन होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और एल्कीन पर अटैक करता है। और एक साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बनाता है। इस साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन को मीडियम में से न्यूक्लियोफाइल वाटर मॉलिक्यूल आके ब्रेक करता है, तो वो SN2 अटैक से ब्रेक करता है। एल्कीन के प्लेन के नीचे से अगर Hg लग जाता है तो वाटर से आता है और SN2 अटैक से तोड़ता है। ये तोड़ता तो SN2 अटैक से है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस जहां कम मिलेगा उसके बजाय ये तोड़ता है उस कार्बन पे टकरा के जिस कार्बन पे इस बॉन्ड के टूटने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कैरेक्टर आता। अगर ये बॉन्ड टूटता तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन कैरेक्टर आता, और अगर ये बॉन्ड टूटता तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन कैरेक्टर आता। तो इस बॉन्ड पे टूटने से
सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कैरेक्टर वाला ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा बनेगी और इसलिए वाटर यहां अटैक कर देता है। और फिर बाद में Hg को H नेगेटिव हटा देता है। तो दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो अगर एक एल्कीन से आपको एक पर्टिकुलर टाइप का एल्कोहल बनाना हो तो उसका हाइड्रेशन कर सकते हैं। रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको OH यहां लगाना होता एंटी मार्कोनिकॉफ वाली कार्बन पे, तो फिर इस रिएक्शन में कराया जा सकता था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपको एक एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कराना हो तो उसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया जा सकता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर एल्कीन का कराते हैं तो ये वही वाली एल्कीन है। पहले इसकी रिएक्शन बोरॉन ट्राइहाइड्राइड BH3 से कराएंगे जो कि डायबोरेन से आ सकता है इन द सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इस एल्कीन की रिएक्शन BH3 से कराएंगे जिससे मार्कोनिकॉफ वाले कार्बन पे एक H लग जाता है और एंटी मार्कोनिकॉफ वाले कार्बन पर एक B लग जाता है, बोरॉन लग जाता है। तो दिस फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि उस एल्कीन पे हाइड्रोजन और बोरॉन लग गया है तो ये फर्स्ट स्टेप हाइड्रोबोरेशन कहलाती है। बाद में इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड से अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो दिस सेकंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन। तो मार्कोनिकॉफ वाले कार्बन पर H लग चुका है, एंटी मार्कोनिकॉफ कार्बन पर OH लग जाता है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज H3BO3 बोरिक एसिड। तो इस तरह से इस रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ वाले कार्बन पर इस तरह से इस कार्बन पर एंटी मार्कोनिकॉफ वाले कार्बन पर OH लग जाता है। मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। एल्कीन पर बोरॉन का जो ट्राइहाइड्राइड रहता है, एल्कीन पर बोरॉन का जो ट्राइहाइड्राइड रहता है, ये ट्राइहाइड्राइड ऑफ बोरॉन में सेंटर ऑफ एसिडिटी H नहीं है, ये लुईस एसिड है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण बोरॉन एसिडिक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अधिकतर रिएक्शंस में इसके पहले जो थे वो H प्लस आयन सेंटर ऑफ एसिडिटी होता था, यहाँ पे बोरॉन एटम सेंटर ऑफ एसिडिटी है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है तो इस बॉन्ड को इधर तोड़वाता है ताकि यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बने अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन बोरॉन को जब इलेक्ट्रॉन मिलने लगते हैं तो इससे जुड़ा हुआ H इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और ये H इलेक्ट्रॉन लेके जब चला जाता है तब तक वो इस कार्बन पे ही अटैक कर लेता है। तो वाया अ 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जैसे ही ये कार्बन इस बोरॉन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है तब तक इसका हाइड्रोजन शिफ्ट होकर इस कार्बन पे चला जाता है। तो एक फुल फ्लेज कार्बोकेटाइन यहाँ नहीं बन पाता है, इसलिए हाइड्राइड नहीं होता है, लेकिन इस कार्बन को H मिल जाता है। अच्छा, ये बॉन्ड अगर इधर टूटता तो ट्रांजिशन स्टेट में प्राइमरी कार्बोकेटाइन कैरेक्टर आता, इधर टूटा तो ट्रांजिशन स्टेट में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कैरेक्टर आ रहा है जो कि अच्छी ट्रांजिशन स्टेट रहेगी। तो इसलिए उस बोरॉन का हाइड्रोजन यहां लग जाता है और बोरॉन खुद यहां लग जाता है। ऐसा बोरॉन के साथ 3 बार होता है। उसके ये दोनों हाइड्रोजन चले जाते हैं किसी न किसी एल्किल ग्रुप को, ये खाली जगह छोड़ी, मतलब ऐसे
2 ग्रुप और लगे हैं यहाँ पर। यहां तक रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन हो जाता है। अब जब ऑक्सीडेशन कराने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड डालते हैं बेसिक मीडियम में, बेस H2O2 का एक H+ ले जाता है और इससे हाइड्रो परऑक्साइड आयन HOO नेगेटिव बनता है। हाइड्रो परऑक्साइड आयन HOO नेगेटिव बनता है। ये बोरॉन चूंकि फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, तो वो इस बोरॉन को फिर से अपना लोन पेयर देता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन लुईस एसिड है। पहले ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए मगर इसका H निकल के चला गया, बोरॉन फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ऐसा 3 बार हुआ और तीनों बार ऐसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फिर से आ गई। अब क्योंकि इस बोरॉन को ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, तो बोरॉन की 4 वैलेंसी हो गई। मगर बोरॉन एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जैसे ही वो टेट्रावेलेंट होता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो जाती है। और जब इस बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो गई तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन इलेक्ट्रॉन लेने लगता है। अब जब कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके भागने लग रहा है तो ये बोरॉन फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। वो इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पुल करता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन इधर पुल होते हैं तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है। ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना बहुत अनस्टेबल कंडीशन रहती है। तो कंडीशन ये है कि ये इस एल्कीन पे यहाँ बोरॉन लगा है, इससे यहाँ एक ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये इधर टूट रहा है क्योंकि ये बॉन्ड इधर टूट रहा है। इस बॉन्ड के इधर टूटने से ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इस भागते हुए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो इस भागते हुए कार्बन आयन को अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब ये आयन फुल फ्लैश कार्बन आयन के रूप में नहीं भागता है, बल्कि वो इसी ऑक्सीजन पे खिंच जाता है और इस पर OH लग जाता है। तब तक ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटा है। और इस तरह से जिस जगह बोरॉन लगा था उस जगह OH लग जाता है। बोरॉन को बगल में O नेगेटिव मिल जाता है। ये O नेगेटिव मीडियम से बाद में H लेकर OH ग्रुप बन जाता है। इस प्रकार से बोरॉन को बगल में ऑक्सीजन मिल जाता है। बोरॉन के बगल में अगर कोई ऐसा एटम प्रेजेंट हो जिसके पास लोन पेयर है तो वो बैक बॉन्डिंग करके उस बोरॉन को स्टेबल कर देगा। पहले बोरॉन के बगल में हाइड्रोजन था जिसके पास लोन पेयर नहीं थे, उसके बाद कार्बन आया, उसके पास भी लोन पेयर नहीं थे, तो ये बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। मगर ये बोरॉन अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये बैक बॉन्डिंग करके इसको स्टेबल कर देगा। तो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। मगर इस चक्कर में H मार्कोनिकॉफ वाले कार्बन पे लग गया, OH एंटी मार्कोनिकॉफ वाले कार्बन पे लग गया। और इस रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तो एल्कीन प्लेनर थी, उस प्लेनर एल्कीन के प्लेन के नीचे से अगर बोरॉन यहां टकराता है तो H इधर लगता है आके, मतलब H और B सेम साइड पे लगते हैं, H और B सेम साइड पे लगते हैं प्लेन के। और जिस जगह B लगता है उसी साइड में OH आता है और फिर वो वहीं की वहीं आ जाता है, तो OH भी प्लेन के उसी साइड रहेगा। मतलब अगर ओरिजिनल एल्कीन की तुलना में देखें तो H इधर लगा है तो OH भी इधर ही लगा है। दिस इज द सिन एडिशन। अगर H इधर लगता, OH इधर लगता तो ये एंटी एडिशन कहलाता। तो इस रिएक्शन में H और OH का सिन एडिशन होता है। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन 3 तरह से किया जा सकता है। तो एल्कोहल्स को हम बना सकते हैं एल्केन से, एल्कोहल्स को हम बना सकते थे एल्कीन से, एल्कोहल्स को एल्काइंस से नहीं बना सकते हैं। एल्कोहल्स को एल्काइन से नहीं बनाया जा सकता है। अगर एक एल्काइन
अगर एक एल्काइन का हाइड्रेशन करते हैं 1% HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 से, अगर एक एल्काइन का हाइड्रेशन करते हैं 1% HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 से, तो इस पर H और OH लगकर अल्कोहल बन तो जाता है, मगर वो एक विनाइल अल्कोहल होता है, इनॉल, और ये इनॉल जल्दी से अपने कीटो फॉर्म में टॉटोमराइज हो जाता है। ये अपने कीटो फॉर्म में टॉटोमराइज हो जाता है। सो एल्कोहल्स को एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, एल्काइन से नहीं बना सकते हैं। आफ्टर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एल्कोहल्स को एल्काइल हैलाइड से बनाया जा सकता है। एल्कोहल्स को एल्काइल हैलाइड से बनाया जा सकता है। Alkyl halides when reacts with aqueous KOH they forms alcohol। रिएक्शन मीडियम पे डिपेंड करती है कि SN1 रास्ते से होगी कि SN2 रास्ते से होगी। फॉर दैट alkyl halide OH minus ion will act as a nucleophile and SN1 या SN2 रास्ते से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो alcohols can be prepared by alkyl halides। तो आफ्टर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एल्कोहल्स को एल्केल हैलाइड से बनाया जा सकता है। आफ्टर एल्केल हैलाइड एल्कोहल को ईथर से बनाया जा सकता है। एल्कोहल्स को ईथर से बनाया जा सकता है। ईथर्स बाय क्लीवेज, बाय क्लीवेज ऑफ ईथर्स। अगर किसी ईथर की रिएक्शन HX से करा दी जाए, when an ether is treated with HX, suppose HI से करा दिया, then it will give alkyl iodide plus alcohol। इस रिएक्शन में एक एल्किल आयोडाइड मिलेगा और एक एल्कोहल मिलेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म इस प्रकार से जा सकता है कि H प्लस आयन पहले ईथर को प्रोटोनेट करेगा, जिससे कि पुअर लिविंग ग्रुप अल्कोक्साइड गुड लिविंग ग्रुप में बदलेगा। अब अगर रिएक्शन कंडीशन SN2 को सपोर्ट करती हुई रही, तो आयोडाइड आयन उस कार्बन पे जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां पर करके अल्कोहल बना देगा और आयोडाइड बना देगा। लेकिन अगर रिएक्शन कंडीशन SN1 हुई तो पहले कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कई बार इस कारण प्रोडक्ट बदल जाता है। सपोज हमारे पास में ये एक ईथर है और इस पर हम HI की रिएक्शन कराते हैं इन द एनहाइड्रस कंडीशन। ये एक ईथर है, उसकी रिएक्शन कराई जाती है इन द एनहाइड्रस कंडीशन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा एनहाइड्रस कंडीशन में? इन द एनहाइड्रस कंडीशन H प्लस आयन यहां अटैक करता है, ईथर को प्रोटोनेट करता है। अब चूंकि एनहाइड्रस कंडीशन है, मीडियम में कोई प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, एनहाइड्रस कंडीशन या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर कर, और SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल
उस कार्बन पे ज्यादा अटैक करता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलता है उसको। यहाँ अटैक करता तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा मिलता है, यहाँ अटैक करेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलेगा। तो एल्कोहल टर्शरी एल्कोहल बनेगा मेजर, और आयोडाइड इथाइल ग्रुप पे लगेगा। तो इस रिएक्शन में टर्शरी अल्कोहल एंड इथाइल आयोडाइड विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये इस रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि रिएक्शन SN2 पाथवे से गई है। मगर इसी रिएक्शन को अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HI से कराया गया होता, अगर इसी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड HI से रिएक्शन कराई होती, कॉन्सेंट्रेटेड HI लेना मतलब मीडियम में वाटर सॉल्वेंट है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HI से अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं तो CH3 इसका आयोडाइड प्लस एल्कोहल इसका मिलेगा, प्रोडक्ट बदल गया, मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज H+ आयन पहले इसको प्रोटोनेट करेगा, अब चूंकि मीडियम में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर प्रेजेंट है तो रिएक्शन SN पाथवे की तरफ ड्रैग हो जाएगी, और ये बॉन्ड टूटेगा तो टर्शरी कार्बोकैटायन मीडियम में बनेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो प्राइमरी ही बनेगा। तो इसीलिए टर्शरी कार्बोकैटायन मीडियम में बन जाएगा, प्लस अल्कोहल प्राइमरी कार्बन के साथ चला जाएगा, बाद में इस पर आयोडाइड आयन आके अटैक कर लेगा। तो ये आयोडाइड इसका बन जाएगा, तो कई बार ईथर में प्रोडक्ट बदल जाता है मीडियम चेंज कर देने से। अगर ईथर के क्लीवेज में आपको मीडियम मेंशन नहीं किया जाए, ईथर के क्लीवेज में मान लीजिए मीडियम मेंशन कर दिया है, तब तो हम SN1 SN2 दोनों में से डिसाइड कर लेंगे और मेजर प्रोडक्ट बता देंगे। लेकिन अगर मीडियम मेंशन नहीं किया गया है तो फिर अगर एक ईथर में एक तरफ टर्शरी और एक तरफ प्राइमरी कार्बोकैटायन बनने के से तो SN1, क्योंकि कम से कम एक टर्शरी तो बन ही सकता है, लेकिन अगर एक तरफ सेकेंडरी और एक तरफ प्राइमरी कार्बोकैटायन ही बन सकता है तो फिर इसमें SN2 रिएक्शन कराएंगे। मतलब अगर टर्शरी कार्बोकैटायन किसी एक तरफ से बन सकता है, टर्शरी कार्बोकैटायन या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, तो रिएक्शन को SN1 से ले जाएंगे। लेकिन अगर चॉइस सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में है, दोनों ही कार्बोकैटायन उतने अच्छे नहीं रहते, तो कार्बोकैटायन अगर टर्शरी बन सकता है तो SN1 की तरफ ले जाएंगे, सेकेंडरी या प्राइमरी बन सकता है तो SN2 से रिएक्शन कराएंगे, इन केस की ईथर के हाइड्रोलिसिस के लिए मीडियम नहीं दिया हो। अगर मीडियम दिया तो फिर क्लियर गाइडलाइन मिल जाएगी आपको, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ईथर के हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। ईथर के हाइड्रोलिसिस अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। एन ईथर अपॉन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम by some dilute acid will form alcohol. डाइल्यूट एसिड अगर लेंगे तो वो ईथर को हाइड्रोलाइज कर देगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेंगे तो वो इन दोनों एल्कोहल को डिहाइड्रेट करके ईथर बना देता, और इसमें दोनों ही एल्कोहल बनेंगे तो रास्ता सा है SN1 हो चाहे SN2, वैसे SN1 ही रहेगा, बिकॉज
एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, डाइल्यूट एसिड से आने वाला H प्लस आयन पहले ईथर को प्रोटोनेट करेगा, देन SN1 या SO रास्ता हुआ तो पहले एक कार्बोकेटायन बन जाएगा और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल चला जाएगा, बाद में उस कार्बोकेटायन पर भी वाटर अटैक कर लेगा। तो ईथर्स के थ्रू अल्कोहल्स को बनाया जा सकता है। तो अल्कोहल्स को हम एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं, ईथर से बना सकते हैं, ईथर का क्लीवेज किया जा सकता है, ईथर का हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है। तो alcohols can be prepared by alkane, by alkene, by alkyl halides, by ether। alcohols को ether के बाद by aldehydes and ketones। ethers को aldehyde और कीटोन से बनाया जा सकता है। aldehyde और कीटोन से alcohols को बनाने के लिए ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन। बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल्स बन जाएंगे। उस पे भी कंडीशन क्या रहती है? एल्डिहाइड्स अपॉन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, while ketone upon reduction gives secondary alcohol। एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलते हैं। ये एक एल्डिहाइड है, अगर इसका रिडक्शन आपने किया H2PD से तो इससे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। एक H इस कार्बन पे, एक H इस ऑक्सीजन पे लग जाएगा, इट विल गिव प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर ये कोई कीटोन होती और इसका आपने रिडक्शन किया होता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो इट विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल। इसके रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। एल्डिहाइड के रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। ये रिडक्शन LiAlH4 से किया जा सकता है, NaBH4 से किया जा सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड H2PD से किया जा सकता है, और ये रिडक्शन सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल से किया जा सकता है। तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन H2PD से कर सकते हैं, LiAl NaBH4 से कर सकते हैं, सोडियम इथाइल अल्कोहल से कर सकते हैं। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट H2PD ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं,
मिथाइल अल्कोहल सोडियम ले सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जब H2PD से रिडक्शन करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है। मतलब जो तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप है और ये जो कैटलिस्ट पैलियम है, इसकी सरफेस पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाती है, फिर ये एक H इसको मिलता है, ये बॉन्ड इधर टूटता है, तब तक ये H इसको है। तो दिस इज द कैटालिटिक रिडक्शन, कि ये H इस C को मिलेगा, तब तक ये H इसको मिलेगा, और तब तक ये बॉन्ड टूट चुका होगा, फिर दोनों हट जाएंगे। तो ये कैटलिस्ट की सरफेस पर रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो दोनों होते हैं, जो रिडक्शन के कारण एक H कार्बन पे लगा है और ये दोनों H2 से ही आते हैं। लेकिन LiAlH4 या NaBH4 से जो रिडक्शन होता है, उसमें जो एक H ये आया है और एक H O पे आया है, ये जो O का H होता है ये LiAlH4 से नहीं आता है। अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो एक LiAlH4 4 H देता है, और इसको एक H और इसको एक H मिलना है, तो इस प्रकार से एक LiAlH4 ऐसे दो मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर पाएगा। लेकिन दरअसल एक LiAlH4 ऐसे 4 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा, बिकॉज केवल ये H LiAlH4 से आया है, ये नहीं आया है। ये कहां से आ गया? इस रिएक्शन को अगर हम देखें, LiAlH4 या NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम प्लस आयन, एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन और H माइनस आयन रखते हैं। मतलब इनके पास में हाइड्राइड आयन होता है। तो जहां ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन थी न्यूट्रल H2, जहां H माइनस आयन होता है हाइड्राइड आयन H माइनस आयन, ये H माइनस आयन कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। हमने पहले देखा है कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे अटैक करते हैं, चार्ज O पे जाता है और ये चार्ज पलट के आता है। लेकिन अगर निकालने के लिए एल्किल ग्रुप हुआ या हाइड्रोजन हुआ तो ये चार्ज पलट के नहीं आता है। ये चार्ज अगर पलट के आएगा तो यहाँ से या तो इसको निकालना पड़ेगा कार्बन आयन को, या इसको निकालना पड़ेगा कार्बन आयन को, या इसको निकालना पड़ेगा। तीनों ही बहुत पुअर लीविंग ग्रुप है। तो ये का नेगेटिव चार्ज पलट कर नहीं आएगा, वहीं रह जाएगा, और O पे नेगेटिव चार्ज वहीं रह गया है। वहां उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लिथियम या एल्यूमिनियम आयन मीडियम में है। तो सपोज लिथियम आयन इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है यहाँ पे। अब ये अल्कोहल ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं, यह अंडरस्टूड रहता है कि आपने हाइड्रोलिसिस किया होगा बाद में। जब बाद में हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये अल्कोक्साइड आयन वाटर से H+ ले लेता है और OH बन जाता है। मतलब ये जो H है ये LiAlH4 से आया है, मगर ये जो H है ये हाइड्रोलिसिस के कारण मीडियम के वाटर से आया है। तो H2PD का एडिशन होना अलग बात है यहाँ पर, और LiAlH4 NaBH4 से रिएक्शन होना अलग चीज है। तो दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज द मैकेनिज्म। मतलब अगर हम एक एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन LiAlD4 से कराते, मतलब H के बजाय D ले लेते ड्यूट्रियम, तो उस केस में हमें प्रोडक्ट CH3COHD CH3 मिलता। ये D रहता मगर ये H रहता, क्योंकि ये वाटर से हाइड्रोलाइज किया होगा H2O से, अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म। इसी प्रकार से ये NaBH4 भी H माइनस आयन देता है, जैसे LiLH4 हाइड्राइड देता है, वैसे NaBH4 भी हाइड्राइड देता है।
हालांकि LH4 थोड़ा वीक रहता है तो ये ज्यादा हाइड्राइड नहीं देता है। LiLH4 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4 से, मगर ये रिएक्शन दोनों ही दे देते हैं और जनरल मैकेनिज्म ये रहेगा। तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन आप H2PD से करा सकते हैं, LiAlH4 NaBH4 से करा सकते हैं। अगर यही रिएक्शन D2PD से कराई गई होती तो प्रोडक्ट में ड्यूट्रियम दोनों जगह इनकॉर्पोरेट होता। सोडियम इथाइल अल्कोहल से जब रिडक्शन कराते तो दरअसल ये मेटल और एसिड सिस्टम, सोडियम और इथाइल अल्कोहल से रिडक्शन कराते हैं तो सोडियम के कारण इथाइल अल्कोहल नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और ये रिड्यूस करती जाकर इस C डबल बॉन्ड O को। तो by reduction of aldehydes and ketones, alcohols can be prepared. Aldehydes will give primary alcohol, ketone will give secondary alcohol. मगर एल्डिहाइड या कीटोन को यूज करके टर्शरी अल्कोहल नहीं बन पा रहे। एल्डिहाइड या कीटोन को यूज करके टर्शरी अल्कोहल अगर बनाना हो तो बनाया जा सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ Grignard's reagent. By reaction of aldehydes and ketones with Grignard reagent, अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई जाएगी तो उसमें फिक्स है फॉर्मेल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गिव प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड will give secondary alcohol and ketone will give tertiary alcohol. तो अगर अल्कोहल बनाना है टर्शरी अल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन को यूज करके तो फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में प्राइमरी अल्कोहल देगा, कोई और एल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा, कीटोन होगा तो टर्शरी अल्कोहल देगा। फॉर्मेल्डिहाइड अगर होता तो यहां पर H होता, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपने कराई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, इट विल बी अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब एनायन, ये कार्ब एनायन का अच्छा सोर्स है तो ये न्यूक्लियो की तरह कार्ब एनायन अटैक करेगा, चार्ज O पे जाएगा, ये चार्ज पलट के वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि यदि आया तो या तो कार्ब एनायन को निकालना पड़ेगा या हाइड्राइड को निकालना पड़ेगा। कार्ब एनायन और हाइड्राइड दोनों ही बहुत पुअर लिविंग ग्रुप हैं, दोनों ही नहीं निकलेंगे तो चार्ज यही रह जाएगा, Mgx पॉजिटिव इसको न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोक्साइड वाटर से H+ ले लेगा और वीक एसिड अल्कोहल में बदल जाएगा। तो दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, ये प्राइमरी कार्बन है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन इसका कोई और एल्डिहाइड होता और उस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपने कराई गई होती तो रिएक्शन सेम फॉर्मेट से चलती। इट विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें से एक एल्किल ग्रुप उस एल्डिहाइड का रहेगा, एक एल्किल ग्रुप ग्रिग्नार्ड से आएगा। लेकिन
अगर इसकी जगह कोई कीटोन ली होती और उसकी रिएक्शन गिरगनाट रिएजेंट से कराई गई होती, तब सेम इसी फॉर्मेट से रिएक्शन होती, मगर 3 एल्किल ग्रुप जिसमें से एक ग्रिग्नाट से आता, टर्शरी अल्कोहल बनता। तो फॉर्मल्डिहाइड gives primary alcohols, any other aldehyde will give secondary alcohol, ketone will give tertiary alcohol with Grignard reagent। तो अल्कोहल्स को एल्डिहाइड कीटोन से बनाया जा सकता है, या तो सिंपल रिड्यूस करके, या उनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा के नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक नया सीसी बॉन्ड बन जाता है यहाँ पर। तो अल्कोहल्स को हम एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं, ईथर से बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हैं। After aldehydes and ketones, carboxylic acids and their derivatives। अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके डेरिवेटिव से कैसे बना सकते हैं? बाय कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स से बनाया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल्स को बनाने के लिए व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूस्ड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करते हैं, ये रिएक्शन NaBH4 से नहीं हो पाएगी, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस कराने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 चाहिए होता है। NaBH4 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि वो उसको रिड्यूस कर दे। तो व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूस्ड बाय LiAlH4, ये H2PD से भी नहीं हो पाएगा, NaBH4 से भी नहीं हो पाएगा, ओनली LiAlH4 कैन रिड्यूस अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप हो जाएगा और एक प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का COOH ग्रुप रिड्यूस होकर CH2OH ग्रुप में बदल जाता है बाय LiAlH4। रिएक्शन का मैकेनिज्म वैसा ही रहेगा। LiAlH4 मीडियम में हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, और ये हाइड्राइड आयन जैसे C डबल बॉन्ड ग्रुप पे अटैक करते थे वैसे ही फिर करेंगे। लेकिन अब की बार जब ये चार्ज O पर जाएगा तो ये चार्ज पलट के वापस आ सकता है, क्योंकि यहाँ निकालने को एक ग्रुप है। हालांकि OH एक पुअर लीविंग ग्रुप है, मगर वो निकल जाता है हाइड्राइड आयन के कारण। और जब ये OH निकल जाता है तो ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाता है, और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप पर मीडियम से एक H- आयन फिर से आके अटैक कर देता है। फिर से चार्ज O पे जाता है, लेकिन अब की बार ये चार्ज वापस पलट के नहीं आ सकता। फिर जब हाइड्रोलिसिस करते हैं मीडियम से, वाटर से ये H लेता है, तो एक RCH2OH ग्रुप में बदल जाता है, जिसमें ये दोनों H LiAlH4 के हैं, मगर ये वाटर का है।
मतलब अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को LiAlH4 के बजाय LiAlD4 से हाइड्रोलाइज किया होता तो ये RD2 होता, ये OH ही रहता। तो एल्को कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से बना सकते हैं, बट ये रिडक्शन केवल LiAlH4 से होगा। वैसे रिडक्शन डाइबोरेन से भी हो सकता था। सेम यही रिडक्शन डाइबोरेन से हो सकता था, जो कि BH3 से H नेगेटिव आयन वहां से भी मिल जाते। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 4 डेरिवेटिव होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ये 4 डेरिवेटिव हैं, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड ईस्टर। एल्कोहल्स को डायरेक्ट इनसे नहीं बनाया जा सकता है, मगर एल्कोहल्स को ईस्टर से बनाया जा सकता है। बाय ईस्टर्स alcohol can be prepared by ईस्टर। ईस्टर से अल्कोहल बना, वैसे एसिड हैलाइड का रिडक्शन अगर कर दे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा बाय एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड अगर H2PD से रिडक्शन कर दे तो पहले रिडक्शन होके पहले रिडक्शन होके एल्डिहाइड बन जाता है, और इस एल्डिहाइड पर फिर वापस से रिडक्शन होके अल्कोहल बनता है। तो एसिड हैलाइड का H2P जब रिडक्शन होता है तो अल्कोहल बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। बाय ईस्टर alcohols can be prepared by using esters। ईस्टर्स को यूज करके अल्कोहल बना सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर्स को यूज करके अल्कोहल्स को बनाने के 3 रास्ते होते हैं।
by reduction of esters, by reduction of esters or by reaction of esters with Grignard's reagent or by hydrolysis of esters. ईस्टर्स के थ्रू अगर अल्कोहल्स बनाना है तो तीन तरह से अल्कोहल्स बनाए जा सकते हैं। ईस्टर का अगर आप रिडक्शन कर देंगे या ईस्टर की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा देंगे या हाइड्रोलिसिस कर देंगे ईस्टर का। पहले देखते हैं रिडक्शन ऑफ ईस्टर। अगर एक ईस्टर का आपने रिडक्शन कर दिया बाय एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर आपने एक ईस्टर का रिडक्शन कर दिया बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, then it will give a primary alcohol and another alcohol which can be primary, secondary or tertiary, but this will primary only. ईस्टर का ये जो C डबल बॉन्ड O वाला पोर्शन रहता है इसके करस्पॉन्डिंग एक प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 ग्रुप बन जाता है, तो इससे आपको प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। लेकिन इस वाले के करस्पॉन्डिंग आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कोई सा भी अल्कोहल मिलेगा। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म देखें तो ये प्रीवियस मैकेनिज्म के जैसा ही रहेगा। LiAlH4 से H माइनस आयन आएगा, हाइड्राइड आयन, जो कि C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, चार्ज O पर जाएगा। ये चार्ज पलट के आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ये चार्ज पलट कर आ सकता है, क्योंकि निकालने को OR ग्रुप है, तो ये चार्ज पलट कर आ जाता है और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप और एक OR ग्रुप मीडियम में चला जाता है। इस पर एक H माइनस आयन फिर से अटैक कर देता है, तो ये वैसा ही रास्ता हो गया जैसा पहला हम देख रहे थे। तो ये दोनों H LiAlH4 से आए हैं, बाद में ये मीडियम से एक H ले लेगा। तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल हुआ। लेकिन जब हाइड्रोलिसिस आपने किया और ये अल्कोक्साइड आयन H लेकर अल्कोहल बना, तो मीडियम में ये जो अल्कोक्साइड था ये भी H लेकर अल्कोहल बन चुका होगा। तो ये वाला कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो भी होता उसके हिसाब से ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कोई सा भी अल्कोहल मिलता, मगर ये कार्बन पर 2 H लगना ही लगना है, तो ये पक्के से प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। तो ईस्टर का जब करेंगे तो एक प्राइमरी अल्कोहल और एक दूसरा अल्कोहल मीडियम में मिलेगा, एंड दिस इज द रिडक्शन ऑफ ईस्टर। ईस्टर का रिडक्शन भी केवल LiAlH4 से हो पाता है, NaBH4 से नहीं हो पाता है, बिकॉज यहाँ लीविंग ग्रुप बहुत पुअर है। अल्कोहल्स को इस प्रकार से ईथर से बना सकते हैं और अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। व्हेन एन ईस्टर रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर एक ईस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे, अगर एक ईस्टर की रिएक्शन किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई जाती है तो एक टर्शरी अल्कोहल और एक दूसरा अल्कोहल मीडियम में मिलता है। एक टर्शरी अल्कोहल मिलता है और एक अल्कोहल मीडियम में दूसरा मिलता है। ये पक्के से टर्शरी अल्कोहल रहना है।
जबकि ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कोई सा भी हो सकता है। और जो टर्शरी अल्कोहल मिलेगा उसमें 2 एल्किल ग्रुप ग्रिग्नार्ड के होंगे। दरअसल ये रिएक्शन मैकेनिज्म अभी जो LiAlH4 वाला मैकेनिज्म देखा वही है, बस H नेगेटिव की जगह ग्रिग्नार्ड से R नेगेटिव आ गया है। इसका मैकेनिज्म बनाइए अपनी कॉपी में, अपने कॉमन सेंस को यूज करिए, इसका मैकेनिज्म लिखिए, फिर मैं लिखूंगा तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया कि नहीं किया है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्ब एनायन प्रोवाइड करेगा। ये कार्ब एनायन एज अ न्यूक्लियोफाइल इस C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, चार्ज O पर चला जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक R डबल डैश आके यहां लग गया है, लेकिन चार्ज जब ऊपर चला गया है तो ये चार्ज वापस पलटकर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ये चार्ज वापस पलट के आ सकता है क्योंकि यहाँ निकल सकने लायक ग्रुप अल्कोक्साइड है, तो ये अल्कोक्साइड आयन निकल जाएगा और एक कीटोन मीडियम में बन जाएगी। इस पर ग्रिग्नार्ड से कार्ब एनायन फिर से अटैक कर देगा और चार्ज O पर जाएगा, लेकिन अब ये चार्ज वापस पलटकर नहीं आ सकता, क्योंकि यदि आया तो कार्ब एनायन निकालने पड़ेगा, वो निकलता नहीं है। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे और मीडियम में प्रोटिक सॉल्वेंट डालेंगे तो ये अल्कोक्साइड आयन इससे H+ ले लेगा और अल्कोहल बनेगा। तब ये जो अल्कोक्साइड आयन था ये भी मीडियम में जो वाटर आपने डाला है उससे H ले चुका होगा और ये भी एक अल्कोहल बन चुका होगा। तो यहाँ आपको 2 अल्कोहल मिलेंगे जिसमें से ये पक्के से टर्शरी रहेगा विद द 2 एल्किल ग्रुप्स फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड, जिसमें 2 एल्किल ग्रुप ग्रिग्नार्ड से आए होंगे। तो ये वही LiAlH4 वाला मैकेनिज्म है जिसमें H नेगेटिव के बजाय R नेगेटिव आया है, तो 2 यहाँ लगे हैं। और यहाँ पर एक जनरल रूल, आज पूरी क्लास एक जनरल रूल यही चला है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप पर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, चार्ज O पे जाता है, यदि निकल सकने लायक ग्रुप होता है तो पलट के आ जाता है, नहीं होता है तो नहीं आता है, और बाद में वो O नेगेटिव मीडियम से H+ लेके अल्कोहलिक ग्रुप बन जाता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन कई जगह पर आती है, बहुत मल्टीपल जगह आती है। तो ईस्टर्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। तो ईस्टर के साथ में टर्शरी अल्कोहल पक्के से मिलेगा, एक दूसरा अल्कोहल मिलेगा जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी हो सकता है।
by hydrolysis of esters. When an ester undergo hydrolysis by some dilute acid, अगर किसी ईस्टर का डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ईस्टर अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल. ईस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस दोनों किया जा सकता है. ईस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, आप डाइल्यूट एसिड से ईस्टर को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं. आप एक ईस्टर को एल्कलाइन मीडियम में भी हाइड्रोलाइज कर सकते हैं. मगर अगर आपने एक ईस्टर को एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराया तो रिएक्शन तो वही है. यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिला, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और अल्कोहल मिला, क्योंकि मीडियम अल्कलाइन था तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना नहीं था. ईस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस एसिड कैटलाइज्ड होता है, जबकि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बेस कैटलाइज नहीं होता, बेस खुद भी खर्च होता है. तो ये एसिड कैटलाइज्ड है, ये एसिड प्रमोटेड है. यहाँ पर बेस प्रमोटेड है. ये रिएक्शन बेस प्रमोटेड रिएक्शन है, मतलब बेस एज अ रिएक्टेंट काम हो रहा है, जबकि ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है. ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है. बेस प्रमोटेड रिएक्शन जो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है अल्कलाइन मीडियम में, ये इरिवर्सिबल रहता है, जबकि जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस होता है ये रिवर्सिबल होता है. एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल होता है. जो बेस प्रमोटेड हाइड्रोलिसिस होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर होता है, इसमें जो सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है. किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट तब जबकि उसका ये आर पार्ट बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम रखता हो. अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का ये आर पार्ट बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम रखता है, सपोज C17H35, 17 कार्बन की एक चेन है और फिर इधर ईस्टर पार्ट है, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनका आर पार्ट बहुत बड़ा होता है उनको फैटी एसिड कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक फैटी एसिड की है. तब उस केस में यहां पर फैटी एसिड का सॉल्ट बनेगा. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट सोप कहलाते हैं, तब जबकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड का आर पार्ट बहुत बड़ा हो. द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सोप. तो ईस्टर का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस उस कार्बोक्सिलिक एसिड के बजाय उसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट आपको मीडियम में देगा, मतलब वो सोप देगा आपको. तो दिस एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इरिवर्सिबल होता है, बेस प्रमोटेड होता है, and this is the method of preparation of soap. This reaction called सोपोनिफिकेशन रिएक्शन. ये रिएक्शन सोपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है. ठीक है, तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिड कैटलाइज्ड और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पहले हम डिटेल में देखेंगे. एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म, देन देखेंगे बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म, और उसमें हमको पता लगेगा कि ये इरिवर्सिबल क्यों रहती है जबकि ये रिवर्स क्यों रहती है. तो ईस्टर का एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.
बिकॉज अभी टाइम कंप्लीट हो गया है।